टोनी गौरैया झूठे बर्तन धोकर उनका दिया हुआ खाकर अपनी जिंदगी बिता रही थी। ऐसे में एक दिन उसके मालकिन ने कहा, अरे ओ टोनी, आजकल घर का काम सफाई से करती नहीं तू। लगता है तेरी चर्बी बहुत चढ़ गई है, ठीक से किया करो। यूं बड़े गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर टोनी ने कहा, मेम साहब, 2 दिन से ठीक से खाया नहीं, सेहत भी ठीक नहीं रहती। डॉक्टर को बताने के पैसे नहीं है, कमजोरी सी हो रही है, इसीलिए काम ठीक से नहीं कर पा रही, पर आपको बताने से डर रही थी। ऐसे टोनी ने सफाई दी। ये बात पहले ही बता देती तो डॉक्टर को बुलाती ना मैं। रुक। ये कहकर डॉक्टर को बुलावा भेजती है। थोड़ी देर में डॉक्टर छोटू तोता वहाँ पर आती है। क्या बात है, आपने मुझे बुलावा भेजा? आप वैसे ठीक तो लग रही है, बात क्या है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। वो हमारी नौकरानी, उसकी सेहत ठीक नहीं, एक बार उसे जांचिए तो। ये कहकर टोनी की ओर इशारा करती है। छोटू ने उसे देखा। अरे मासी, आप यहाँ? मैं यही हूँ। आप भला यहाँ काम क्यों कर रही है, क्या बात है? यूँ हैरान होकर छोटू ने पूछा। अरे बेटा, तुम कैसी हो? तुम्हें देखकर बहुत दिन हो गए। तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? मैं पूछ कुछ रही हूँ और आप बता कुछ रही है। मैंने पूछा आप यहाँ काम क्यों कर रही है? क्या हुआ, कौन है ये? आपकी क्या लगती है? लगता है आप पहचानने में गलती कर रही है। ये मेरी नौकरानी है। नहीं नहीं, मैं इन्हें जानती हूँ। ये बहुत धनवान है और नेक दिल वाली भी। आखिर बताइए क्या हुआ है? तब रोती हुई टोनी ने कहा, मेरे बच्चों ने पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी की और मुझे अकेला कर छोड़ गए। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं घर पर कई समय तक अकेली रही। वे सभी कभी कभी मिलने आते और कहते, माँ कैसी हो तुम, ठीक हो ना, सब ठीक है ना? तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुम्हारे साथ बच्चे और पति नहीं है? माँ, हम तो किसी काम से यहाँ आए थे। वो आप इन कागजात पर साइन कीजिए ना। क्या है ये कागजात में लिखा हुआ, बताओ तो। हमने घर बेच दिया। हमारे बच्चों की अमेरिका में पढ़ाई के लिए बहुत खर्च हो रहा है। ये तुमने क्या किया? सदियों से इस घर में हम सब साथ में रहते आए हैं। माँ जैसे इस घर को बेचने का तुम्हारा मन कैसे किया? और वैसे अगर घर बेच दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? तुम्हारे लिए एक छोटे से घर का इंतजाम कर दिया है हमने, चुपचाप इस पर साइन करो माँ। मैंने जब हस्ताक्षर करने के लिए मना किया। हस्ताक्षर नहीं करोगी? यूँ धमकाकर मुझे लकड़ी से मारने लग गए। नहीं, मुझे मत मारो, मैं हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूँ। रोते हुए मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद उन दोनों ने मुझे एक छोटे से कमरे में भेज दिया। वहाँ मैं कैसे रही? मैं इस हालत में भी नहीं कि अकेली रह पाती, इसीलिए यहाँ काम करने के लिए आ गई। टोनी का दुखड़ा सुनकर छोटू तोता को बहुत बुरा लगा और मही को भी। ये कैसा काम कर गए? बच्चे ऐसे भी होते हैं भला? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वैसे तुम इसे जानती कैसे हो? मेरे बाबूजी के गुजर जाने के बाद मैं माँ के साथ सड़क पर रोती हुई बैठी थी, तब ये हमारे पास आई। कौन हो तुम और क्यों इस तरह सड़क पर बैठे रो रहे हो? मेरे पति मर चुके हैं, हमारी कोई जमीन जायदाद भी नहीं है। क्या करे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आता, कहाँ अपना घर बसाऊं, कैसे जीऊं समझ नहीं आता। आपकी कृपा होगी अगर आप मुझे कहीं काम दिला दे। मेरे घर चलो, ये कहकर अपने घर ले गई और वहाँ हमें पैसे दिए। इन पैसों से कोई व्यापार शुरू करो। अगर तुम्हारी बेटी के पढ़ाई में कोई पैसे लगे तो मुझे बता देना। आपका दिल बहुत बड़ा है। मुझ जैसी अनजान औरत की तुमने पैसे देकर मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आभार मानकर हम वहाँ से चले गए, व्यापार शुरू किया और हम बहुत डेवलप हुए और मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर पाई। ये सब इनकी वजह से हुआ। यूँ छोटू ने सारी सच्चाई बताई। ये सुनकर मही ने कहा, इतनी नेक दिल वाली के पेट में ऐसे निर्दयी बच्चे हुए तो कैसे हुए, समझ में नहीं आता। ना जाने भगवान ऐसा क्यों करते हैं। मासी, हमारी माँ तो चल बसी, अब तुम ही मेरी माँ हो। मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चलो मेरे घर चलते हैं। भगवान, मेरे बच्चों को तो मुझसे दूर किया, पर ऐसी सोने जैसी दिल वाली बेटी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यूँ भगवान का आभार मानते हुए उसने मही से कहा,
इतने दिनों तक मुझसे हुई गलतियों को नजरअंदाज कर मुझे 3 समय का खाना खिलाकर मेरा बहुत ध्यान रखा। धन्यवाद। भले ही आप डांटती थी पर उसमें भी प्यार हुआ करता था। मैं अब चलती हूँ। महक की आंखें नम हुई। मिलने के लिए आती रहना टोनी। टोनी ने हामी भरी और छोटू के साथ वहाँ से चली गई। छोटू टोनी को अपने घर ले गई और अपनी माँ की तरह उसकी सेवा करने लगी। उसकी हर जरूरतों को पूरा करती हुई उसका बहुत ध्यान रखने लगी। वो इतना ख्याल रखने लगी कि टोनी अपने बच्चों को ही भूल रही थी। टोनी ने मन ही मन कहा, भगवान बहुत बड़ा है, उसे कब किसको क्या देना है पता है। भले दिल वालों के साथ वो हमेशा भला ही करता है। भले कुछ दिन दुख में बीते पर आगे खुशी मिलेगी ही मिलेगी। मेरे पेट से जने बच्चे ही मुझे छोड़कर चले गए। अनजाने ही किसी दिन की हुई सहायता की वजह से इस सोने जैसी लड़की ने मुझे सहारा दिया। ये सोचते हुए उसकी आंखें नम हुई। माँ, बीती बातों को याद कर क्यों अपना दिल जला रही हो? बेटी या बेटा सब मैं ही हूँ। अब आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं। अब से हमेशा के लिए मैं आपका ध्यान रखूंगी। इस तरह उसे धीरज देने लगी। ठीक है बेटा, मैं जहाँ भी रहूंगी तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, ऐसे टोनी ने कहा। उस दिन से वे दोनों माँ बेटी की तरह खुशहाल जीवन बिता रहे थे। दूर कहीं एक जंगल में टोनी नाम की गौरैया रहा करती थी। वो गर्भवती थी। हाल ही में उसके पति का देहांत हुआ था, जिसे वो पल पल याद किया करती थी। उस गौरैया की एक सौतेली सास हुआ करती थी, चीचू कौवा। चीचू कौवा को अपनी बहू टोनी गौरैया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। टोनी गौरैया और उसके पति ने प्यार से सजाए हुए घोंसले को उसकी सास ने हड़प लिया था। टोनी गौरैया अपने सारे सुख दुख अपनी सहेली लूसी कबूतर और छोटू तोता से बांटा करती थी। एक दिन टोनी गौरैया अपनी सहेलियों से मिलने गई। मेरी सास मेरे ही घोंसले में मुझे आने नहीं देती। धूप हो बारिश हो मुझे बाहर ही भीगते हुए रह जाना पड़ता है। मुझे भले कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं। मेरी सारी चिंता मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए ही है। ये कहते हुए गौरैया के आंसू निकल पड़े। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो दुश्मन के साथ भी ना हो। इस पूरे जंगल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारे सास के खिलाफ जाए। हम तुम्हें अपने घोंसले में रखना भी चाहें, तब भी हमें इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारी सास उसका बदला हमारे बच्चों से न ले ले। बस यही सोचकर तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम तुम्हारे हालात अच्छे से समझ पा रहे हैं, पर चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। निराश होकर टोनी गौरैया वहाँ से वापस अपने घर लौटी। अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई? मुझे भूख लगी है। कितनी बार कहा है कि मेरी मनपसंद चीजें बनाकर मेरे सामने लाकर रखा करो। सासू माँ, मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं, बहुत आलस आ रहा है। लगता है कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा आने वाला है ना, इसीलिए मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा है। मैं बिल्कुल चल भी नहीं पा रही हूँ। आज एक दिन आप खुद अपना आहार ला सकती हैं। क्या कहा? तुझे चाहे जो भी दर्द हो रहा हो, मेरे लिए आहार लाना है तो बस लाना है। चुपचाप यहाँ से जाओ और लाओ मेरा आहार। यूं जोर से डांट कर कहा। बेचारी टोनी गौरैया अपने पेट में दर्द होते हुए भी अपनी सास चीचू कौवा के लिए खाना लाने बाहर निकली। कुछ समय बाद टोनी गौरैया ने कुछ दाने इकट्ठे किए और चीचू कौवा के सामने रख दिए। काम चोर कहीं की मुट्ठी भर दाने लेकर आई है। सासू माँ, मैंने बताया था ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जितनी मुझ में हिम्मत थी मैं उतना ही कर पाई हूँ। वैसे भी आपके लिए ये कोई बड़ा काम नहीं। आपके पैर और पंख अच्छे तो हैं, आप भी तो खुद जाकर ला सकती हैं ना। टोनी गौरैया ने हिम्मत जुटाकर कह दिया। उसकी इतनी हिम्मत देख चीचू कौवा भड़क गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ही जबान लड़ाए? रुक। चीचू कौवा ने टोनी गौरैया को गले से पकड़कर उठा लिया। मेरे साथ जबान लड़ाने का क्या हश्र होगा, देखना चाहती हो ना तुम? ये कहकर उसने टोनी गौरैया को जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिर पड़ी टोनी गौरैया ने चिल्लाकर कहा, माँ, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को क्या हुआ होगा? टोनी गौरैया की चीखें सुनकर लूसी कबूतर और छोटू तोता तुरंत उसकी मदद करने पहुँचे। दोस्त, इस दुष्ट कौवे ने कैसा अनर्थ कर दिया। मैं इसे ऐसी हालत में नहीं देख पा रही। अभी जाकर उस चीचू कौवा की खबर लेती हूँ। ये कहकर वो अंदर चीचू कौवा के पास गई। अरे ओ कठोर हृदय वाली, क्या तू नहीं जानती गर्भवती की यातनाएं क्या क्या होती हैं?
वैसे भी तू ये क्यों समझेगी? एक माँ के दर्द का तब पता चलता अगर तूने कभी किसी बच्चे को जना होता। सिर्फ इस घोंसले की लालच में आसरा देने वाले बेटे की ही जान लेने वाली तुझ जैसी को माँ और बच्चे के बीच के रिश्ते का तुम्हें क्या पता चलेगा? तुझ पर भरोसा करना हमारी मूर्खता होगी। वैसे भी जिसको दूसरों के दर्द का एहसास ही ना हो वो जिए भी तो क्या और मरे भी तो क्या। तुझे जितना कहना था उससे ज्यादा कह लिया तूने, और एक शब्द भी बोली तो तेरी भी हालत ऐसी ही कर दूंगी। वैसे भी ये हमारा पारिवारिक विषय है, मैं चाहूँ तो उसे पीटूं या मार डालूं, मेरी मर्जी। छोटू तोता कुछ न कह पाई। वो वापस अपनी सहेली टोनी के पास पहुंची और उसे हिम्मत देने लगी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। चीचू कौवा का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ ही रहा था। हर छोटी मोटी बात पर टोनी गौरैया को बहुत प्रताड़ित किया करती। मेरे लाल, मेरी वेदनाओं को देखकर चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए हर दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। अब जब तुम आओगे तब तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक घोंसला बनाना है, पर मुझ में इतनी ताकत नहीं। जब तक तू बाहर आएगा मैं इन तकलीफों से मुंह नहीं मोड़ सकती। बस एक बार जब तू बाहर आएगा तो मैं इस राक्षस से तुझे दूर ले जाऊंगी। अगर मैं यहीं रही तो मुझ पर गुस्सा उतारने के लिए हो सकता है वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाए, इतनी क्रूर है वो। इस तरह माँ अपने पेट में पल रहे बच्चे से बात कर रही थी। इतने में बिजली कड़की और तेज बरसात शुरू हो गई। टोनी गौरैया बारिश में ज्यादा देर रुक नहीं पाई, इसलिए चीचू कौवा के पास गई। सासू माँ, बाहर तेज बरसात हो रही है, मैं बाहर नहीं रह पा रही हूँ। आज एक रात के लिए मुझे यहाँ पर आराम करने दो। सासू माँ, मुझ पर दया करो, मान जाओ। यूं वो हाथ जोड़कर विनती करने लगी, पर पत्थर दिल वाली चीचू कौवे का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए छत चाहिए, तू जिए या मरे, एक रात तो क्या एक पल के लिए भी मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। बेचारी टोनी गौरैया के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप पेड़ की डाली पर बरसात में भीगती हुई पूरी रात यूं ही बैठी रही। टोनी गौरैया के पास सर छुपाने के लिए और कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो वहीं पर भीगती रही। पर वो खुद को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाई। उस डाल से छूटकर वो जमीन पर गिर गई। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से पूरे महीने हो चुके टोनी गौरैया ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। पर इससे पहले कि वो अपने बच्चे की एक झलक देख पाती, वो इस दुनिया से चल बसी थी। पर तभी जन्म लेकर इतनी देर तक बरसात में भीगने की वजह से नन्हा गौरैया भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया। कुछ समय बाद जब बरसात थम गई, सभी पक्षियों ने वहां आकर टोनी गौरैया और उसके बच्चे के साथ हुए घोर अन्याय को देखा। उनके दुखद अंत पर दोनों बहुत रोए। टोनी गौरैया की मौत की खबर पाकर चीचू कौवा ये सोचकर खुश थी कि उसकी मुसीबत टल गई,